ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं आज, जैसा कि पिछली बार मैंने डिस्कस किया था, आगे बढ़ता हूं और एक कहानी के साथ, छोटी सी कहानी के साथ। जब जंगल में राम और लक्ष्मण जी सीता जी के हरण के बाद रोते हुए उनको ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे सभी से कि क्या आपने सीता जी को देखा है, क्या आपने सीता जी को देखा है। तो उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जा रहे थे। तो माँ पार्वती ने जब ये देखा तो पूछा, महादेव जी ये क्या है, आपके तो आराध्य रामचंद्र जी, ये क्यों रो रहे हैं, सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो महादेव जी ने कहा कि ये एक लीला है और स्थूल जगत में वो अपनी लीला कर रहे हैं। लेकिन पार्वती जी बोली, मेरी शंका का जो है वो समाधान नहीं हुआ। मैं जो हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पास से कुछ देख के आऊं, शायद मेरी शंका का समाधान हो। तो भगवान देवों के देव बोले कि जाओ, होके आओ, मैं ये होता हूं। तो माँ पार्वती नीचे आई जंगल में और उन्होंने माँ सीता का रूप धारण कर लिया और सोचा कि शायद मुझको देखते ही भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे ही अचानक भगवान राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई तो भगवान राम ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि माँ, आप इस जंगल में कहाँ विचरण कर रही हैं अकेली, भगवान महादेव कहाँ हैं। तो माँ पार्वती जी को बड़ी ग्लानि हुई, सोचा अरे, फिर बोले कि भगवान ये क्या है। तो रामचंद्र जी ने बताया कि देवी, ये स्थूल जगत में हमारी एक लीला है, हमें पुरुष रूप में आना था और रावण का भी एक जन्म है, किसी कारणवश उसका संहार होना है। ये सब एक प्रक्रिया है जो चल रही है। और वो वापस गई भगवान महादेव के पास। फिर भगवान महादेव ने उनको मानसिक रूप से ग्रहण नहीं किया, आगे वो सती हो जाती हैं, दूसरी कथा है। लेकिन यहाँ पर जो स्थूल जगत में हो रहा है, लीला हो रही है, उसका जो सूक्ष्म जगत के स्वामी, जिनको सब कुछ मालूम है, महादेव जी, वो सब समझ रहे थे। वो अजन्मा हैं, वो हमारे सबसे बड़े जगत गुरु हैं, देवों के देव हैं, त्रिकालदर्शी हैं। सबसे हमारे जो महर्षि हैं वही भगवान शिव हैं। वही स्थूल जगत के निर्माता हैं और ज्ञाता हैं। ब्रह्मांड में सब कैसे हो रहा है, इन सब का उनको ज्ञान है। तो समय के साथ उन्हीं महर्षियों के आशीर्वाद में श्री पाराशर, भृगु आदि आए, जिन्होंने समय को जाना, पंडित लोगों ने, और यूनिवर्स को समझते हुए, टाइम को समझते हुए मानवता के लिए कार्य किया।
ये वशिष्ठ और अरुंधति कैसे चल रहे हैं, स्टार्स जिनको हम शादी के बाद देखते हैं, ध्रुव तारा, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे स्टार्स का मूवमेंट, रोटेशन, ग्रहों का मूवमेंट, इन सबको जो एस्ट्रोनॉमी है उसको सूक्ष्मता से अंतर्मुखी होते हुए हमारे ऋषियों ने समझा, स्टार्स को समझा, ऋतुओं को समझा, सीजन्स को समझा, डे टाइम एस्ट्रोनॉमी आई। और इसका यूज वहां भी होता है एक्चुअली। उस समय जब ये सब नहीं था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो नेविगेशन के लिए भी उसका यूज होता था, एस्ट्रोनॉमी। और फिर इस 360 डिग्री के हॉराइजन को उन्होंने कॉन्स्टलेशंस, स्टार्स, नक्षत्र, इन सब का संयोजन लगाते हुए, जो कि हमारे गणित ज्योतिष में आता है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फलित ज्योतिष है। तो फलित ज्योतिष में, गणित ज्योतिष से 12 भाव है। उन 12 भाव में डिफरेंट उनके अर्थ होते हैं कि इस भाव में क्या मतलब है। जो पहला भाव है असेंडेंट कहा जाता है, क्योंकि असेंडेंट पहला भाव क्यों? क्योंकि जिस समय जिस प्लेस पे, टाइम पे आपका जन्म हुआ है या जातक का जन्म हुआ है, वहां पर हॉराइजन में कौन सा नक्षत्र उदय हो रहा था, उस नक्षत्र की बेसिस पे आपका राशि डिसाइड होती है। और वहां से वही राशि पहली भाव हो जाती है, पहला भाव हो जाता है, फिर वहां से बाकी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका असेंडेंट एरिस हो, ऐसा भी हो सकता है आपका असेंडेंट कैंसर हो। तो उस उदय होने की, नक्षत्र के उदय होने की समयानुसार इनका जो है विभाजन किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ भावों की चर्चा करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि हम आपको मूलभूत जो सिद्धांत हैं, बेसिक्स से लेकर के आगे चलें। तो सबसे पहला जो है वो भावों के बारे में डिस्कशन, कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव से लेकर 12 तक इनका क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं प्रथम भाव से। तो जो पहला भाव होता है हमारे हॉरोस्कोप में, वो हमारी पर्सनालिटी को डिनोट करता है। मुख्यतः वो पर्सनालिटी को डिनोट करता है। विवेकशील, आकृति, मस्तिष्क ये भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारी पर्सनालिटी को डिनोट करता है। और इसके जो सिग्निफिकेटर है, हर एक भाव का एक सिग्निफिकेटर होता है, हिंदी में कारक कहते हैं, वो सूर्य है। तो अब दूसरे भाव की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भाव मुख्यतः धन, वेल्थ को डिनोट करता है कि आपके पास कितना धन होगा। इसके साथ रत्न, बंधन, कुटुंब भी स्टडी किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसके जो कारक हैं, सिग्निफिकेटर, वो गुरु हैं। तीसरा भाव भाई, बहन, मित्र, दोस्त, रिलेटिव्स, संबंधी, फ्रेंड्स, इन सब का होता है और इसके द्वारा इनकी गणना की जाती है। इसके कारक मंगल हैं। चौथा भाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि यहां से घर, भूमि, भवन, वाहन, कन्वेंस, माता की एनालिसिस की जाती है, स्टडी की जाती है। और इसके कारक चंद्र और बुध हैं। हमारे जीवन में इस हाउस का, चौथे घर का बहुत बड़ा महत्व है। 5वें घर पे चलें तो 5वां घर संतान को डिपिक्ट करता है, पुत्र पुत्री, और अथवा जो आपके शेल्टर में हैं, जो आपकी वजह से पल रहे हैं, जिनके ऊपर आपकी छत छाया है, तथा प्रेम और शिक्षा, बुद्धि, इन सब का भी, मामा भी यहाँ से डिस्कस होते हैं। बट मुख्यतः ये हाउस, पंचम भाव, 5th हाउस,
मुख्यतः जो है वो संतान का होता है। छठा भाव इन पांचों भाव से थोड़ा सा हटके है, वहां से शत्रु, ऋण, व्याधि, रोग आदि का प्रतिपादन मतलब स्टडी होता है कि ये कैसे होंगे आपके जीवन में, कितना स्वस्थ रहेंगे, कितना लोन लेंगे, कितना इत्यादि का। और इसके जो कारक हैं वो शनि और मंगल हैं। सातवां भाव भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखता है कुंडली में, क्योंकि इसके द्वारा पार्टनर्स, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर्स या जो भी आपके सहयोगी हैं जिनके साथ आपका कार्मिक संबंध है, कर्म प्रतिपादित करते हैं आप, उनका अध्ययन किया जाता है और इसके कारक शुक्र हैं। जब हम शादी की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं, तो पुरुषों के लिए जुपिटर माने रखता है कि कहां पर बैठा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में। स्त्रियों के लिए शुक्र, वीनस माने रखता है, लेकिन जो कारक सिग्निफिकेटर है इस घर के वो शुक्र है। आठवां भाव भी डिफरेंट है, हटके है, वो आयु के बारे में, अकल्ट साइंस के बारे में और व्याधि, संकट इत्यादि के पुरातत्व के बारे में अध्ययन किया जाता है आठवें घर का। इसके जो कारक हैं वो शनि हैं। नवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है हमारे जीवन में, क्योंकि भाग्य का साथ तो सबको चाहिए। भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं लोग, कहते हैं हमारी किस्मत में था, हमारी किस्मत ये सब। तो नवें भाव से भाग्य का जो है स्टडी किया जाता है कि भाग्य आपका कितना साथ देगा, कब साथ देगा, कैसे साथ देगा। और इसके जो कारक हैं वो सूर्य और गुरु हैं। 10वां भाव जीवन का तो पूरा ही सबसे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट घर है, चौथे घर और 7वें घर के बाद, क्योंकि यहां से हमें व्यवसाय और नौकरी के बारे में अध्ययन किया जाता है कि आप क्या काम करेंगे, आपके इनकम का सोर्स क्या होगा। और पैरेलली साथ साथ पिता का भी अध्ययन करते हैं, मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, ये सब तो अल्टीमेटली वहीं से आएंगे, व्यवसाय से और नौकरी से। उनका भी अध्ययन 10वें भाव से किया जाता है और इसके कारक सूर्य, गुरु, बुध और शनि हैं। 11वें भाव की बात करें तो 11 भाव व्यय का, आय का है। यहां से हमारे फ्लो ऑफ इनकम का अध्ययन किया जाता है। 10वें भाव से आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, दूसरे भाव में संपत्ति आप कितनी इकट्ठा कर रहे हैं, संपत्ति आपको कितनी है आपके पास, और 11वें भाव से हानि, लाभ, आय कितना आपका फ्लो होगा, ऐश्वर्य, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके कारक भी गुरु हैं। तो गुरु 11वें भाव के कारक, दूसरे भाव के कारक तथा सूर्य और बुध और गुरु शनि के साथ गुरु भी कारक हैं। तो गुरु तीनों भाव में कारक हैं, सिग्निफिकेटर हैं। और इसी कारण एस्ट्रोलॉजी कुंडली के अध्ययन में बृहस्पति प्लैनेट ग्रह, गुरु ग्रह का बहुत महत्व है। जहां तक धन का संबंध है उसका बहुत महत्व है। 12वां भाव जो है वो व्यय का है, एक्सपेंडिचर का है। साथ ही साथ यहां से हम मोक्ष की भी स्टडी करते हैं, दंड का भी है, हानि का भी है, रोग का भी है ये भाव, लेकिन मुख्यतः ये व्यय का है, एक्सपेंडिचर का है, साथ ही साथ मोक्ष का है। इसके कारक ग्रह शनि हैं और कुछ वैदिक मान्यताओं से तथा कुछ एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों का ये कहना है, उल्लेख होता है कि 8वां भाव और 12वां भाव ये इनमें अगर जुपिटर है
तो ये मोक्ष कारक हैं। मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रयत्न हमारा होता है कि इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलें। तो यदि जुपिटर वहाँ है तो 8वें या 12वें में, तो ऐसा माना जाता है कि ये अंतिम जन्म है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जड़ भरत होता है, सब कुछ जानता है लेकिन बताता कुछ नहीं। जैसे कि महाभारत में सहदेव थे, जानते तो सब कुछ थे लेकिन उन्होंने अभिमन्यु का मारा जाना या जो कुछ भी युद्ध में चल रहा था, भीष्म पितामह का गिरना, उनको सब पहले से पता होता था लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। जड़ भरत, दैट्स व्हाई उसी लोग कहलाते हैं, जड़ भरत कहे जाते हैं। तो इस तरह से 12वें भाव की हमने चर्चा की, उसमें से क्या क्या उस भाव से स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ भाव में कौन सा ग्रह है, किसका एस्पेक्ट है, उससे जो है उस भाव की चर्चा होगी। अगर हम चौथे घर को पढ़ रहे हैं तो घर के बारे में, माँ के बारे में और वे आपके वाहन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि वहां पे प्लैनेट कौन सा है, किस प्लैनेट का उसके पर एस्पेक्ट आ रहा है, जन्म के समय की जो कुंडली है उसमें वो कैसे है, आज जो है वो ट्रांजिट किस तरह से हो रहा है। उन सब का विश्लेषण करने के बाद उस चौथे भाव से हम आपको बताने की काफी हद तक ये बता सकते हैं कि माता के बारे में, वाहन के बारे में या भूमि भवन का आपके साथ कैसा लाभ हानि होगा। तो इस तरह से हमने 12 घरों की चर्चा की और ये चर्चा हमारी सीरीज में पहली चर्चा है। इसके बाद हम हर एक घर में एक प्लैनेट के होने का क्या इफेक्ट है, लाइक पहले घर में अगर सूर्य है तो उसका क्या इफेक्ट है, दूसरे तीसरे से लेकर 12वें तक। इसी तरह है नेक्स्ट चंद्र के होने से पहले दूसरे 12वें तक, फिर क्रमशः राहु केतु तक हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशंस की भी चर्चा करेंगे कि अगर सूर्य और चंद्र, सूर्य और मंगल, सूर्य और बृहस्पति पहले घर में, इस तरह से कॉम्बिनेशंस की चर्चा करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आपको जो मूलभूत सिद्धांत हैं फलित ज्योतिष के, उनके बारे में अवगत कराएं। तो इसके साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जो कुछ आप मुझसे सुधार चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट या कुछ चीजें आप हमसे जानना चाहते हैं, ऐड, एडिशन एटसेट्रा, बताइए, हम उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और कोशिश रहेगी आपको ज्यादा से ज्यादा सरल तरीके से बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।